नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, परसेंटेज की हमने 7 क्लासें पढ़ ली हैं और जिसमें हमने 125 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है और निश्चित रूप से आपको लगातार पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आपका जो परसेंटेज का टॉपिक है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा और आप रोजाना पिछले जो क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 126। आपको बताया है कि नमक के 12 लीटर घोल में 10% नमक है। 12 लीटर घोल है और 10% उसमें क्या है, नमक है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। घोल को गर्म किया गया और वाष्प के द्वारा 2 लीटर पानी उसमें से उड़ा दिया गया। अब पूछ रहा है कि शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। आप यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी एक पदार्थ को उड़ा दिया जाएगा वाष्प के द्वारा या निकाल दिया जाएगा तो टोटल जो विलयन है, टोटल जो मात्रा है, उसमें भी उतनी ही कमी होगी। तो देखो बच्चों, आपको दिया है 12 लीटर। 12 लीटर जो दिया गया है इसमें है नमक और पानी, ठीक है। आपको बताया है यहां पर 10% नमक है। 10% क्या है भी, नमक है। इसका मतलब पानी कितने परसेंट है यहां पर, 90%। तो 12 का यदि 10% ज्ञात करें तो 1.2 आएगा। यदि 1.2 लीटर यहां पर नमक है तो फिर पानी कितना है, 12 में से 1.2 माइनस करेंगे तो यह आएगा 10.8। 10.8 क्या है भी, पानी है। लेकिन पानी की हमें यहां पर जरूरत नहीं है। हमसे तो उसने किसका परसेंट पूछा है, नमक का परसेंट पूछा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया। 2 लीटर पानी उड़ा रहा है तो टोटल जो विलयन है 12 लीटर, उसमें से आप 2 लीटर माइनस करेंगे तो अब जो नया विलयन रह गया वो कितना रह गया, नया विलयन जो है वो हमारा रह गया 12 माइनस 2, यानी कि नया विलयन अब हमारा कितने लीटर रह गया, 10 लीटर। आपको यहां पानी में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल में से माइनस करने की जरूरत है। पानी में से माइनस तब करते जब हमें पानी का परसेंट पूछा होता। हमें पानी का परसेंट नहीं पूछा, हमें नमक का परसेंट पूछा है। तो हमें टोटल में से इसको 2 लीटर को माइनस करना है। और अब देखो आप कि 10 लीटर जो विलयन है हमारा, इस विलयन में नमक कितना है, 1.2। तो कितने परसेंट हो गया अभी, 1.2 है 10 में से, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा करोगे किससे, 100 से गुणा करोगे आप। यहां से यदि पॉइंट हटाएं तो 1 जीरो हटा दें और ये 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब तो हमारा जो नमक है वो कितने परसेंट है, 12% यहां पर विलयन में नमक है, और जो कि हमें यहां पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। तो कैलकुलेशन में टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर टोटल विलयन में से इसको माइनस कर लेंगे और पानी में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में आपको दिया है कि 5 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 60% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। चीनी का परसेंट पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में 2 लीटर पानी वाष्प के द्वारा उड़ाया गया था, यहां पर वह 1 लीटर पानी डाल रहा है, ऐड करने की बात कह रहा है। तो आप देखिए 5 लीटर हमारे पास विलयन है भी। 5 लीटर जो विलयन है इसमें हमारे पास क्या क्या है भी, चीनी और पानी। चीनी है और पानी है। चीनी जो हमें बताई है वो कितनी है भी, 60%। तो इसका मतलब पानी कितना है, 40%। अगर 5 का 60% ज्ञात करें तो ये आएगा कितना, 3 लीटर। तो पानी कितना रह गया अभी, 2 लीटर रह गया। 5 का यदि 60% ज्ञात करोगे यानी 3/5 से गुणा करोगे तो 3 लीटर आएगा। शेष पानी है जो कितना रह गया, 2 लीटर। अब आपको बोला है कि 1 लीटर पानी और डाल दिया गया इसमें।
1 लीटर पानी और डालेंगे, पहले 5 था, अब नया विलयन कितना हो गया अभी 5 + 1, यानी अब कितना हो गया 6 लीटर हो गया टोटल अब जो विलयन है हमारे पास। और आपसे पूछा है चीनी का परसेंट, तो चीनी कितनी है 3 है, तो चीनी का परसेंट यदि चाहिए तो 3 है, 6 में से 1/2 और 1/2 का मतलब आप जानते हैं कितने परसेंट होता है प्यारे बच्चों 50%। इसका मतलब अब इस विलयन में जो चीनी है वो कितने परसेंट है 50% है, जो कि हमें यहां पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, वही मिश्रण पर आधारित प्रश्न है हमारा। आपको दिया है 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत क्या है। 6 लीटर पहले हमारा क्या है भी विलयन है, इस विलयन में क्या क्या है भी अल्कोहल है और क्या है भी पानी है। ठीक है, आपको बताया है कि अल्कोहल कितने परसेंट है 30%, इसका मतलब पानी कितने परसेंट है भी 70%। अब ये कह रहा है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिलाई गई है, तो पहले आप अल्कोहल ज्ञात करें, 6 का 30% ज्ञात करेंगे तो 1.8 आएगा, 6 × 18 1.8 लीटर जब अल्कोहल है तो फिर पानी कितना होगा। ये पानी हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ केवल समझाने के लिए मैं आपको दोनों फिगर बता रहा हूँ, बाकी आपको पानी कितना है ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 1.8 लीटर अल्कोहल है और अब ये कह रहा है आपसे कि इसने यहाँ पर जो टोटल विलयन था 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दी इसमें, तो अब नया जो विलयन है वो कितना हो गया, नया विलयन हो गया हमारा 6 + 1 7 लीटर, और इसने यहाँ पर 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाई है, अल्कोहल मिलाई है तो अल्कोहल हमारी कितनी है 1.8 है। अब अल्कोहल कितनी होगी 1 लीटर मिलाने के बाद अब अल्कोहल कितनी होगी भाई, अब अल्कोहल होगी 1.8 + 1 यानी 2.8 लीटर अब अल्कोहल होगी हमारी। तो यहां से हम परसेंट बता सकते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल घोल में जल का प्रतिशत हमें बताना है, घोल में हमें किसका परसेंट बताना है भी, जल का परसेंट बताना है, तो हमें अल्कोहल ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी। हम देख सकते हैं कि यहाँ जल कितना है भी, यदि 6 में से 1.8 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 4.2 लीटर आएगा। 4.2 लीटर हमारा क्या है जल है, वो भी कितने में से 7 में से गुणा कर देंगे कितने से 100 से, यहां से पॉइंट हटाएंगे 1 0 हटा देंगे, 7 से कितनी बार कैंसिल 6 बार, कितना आ गया 60% आ गया। अगर आपसे अल्कोहल का परसेंट पूछता तो 2.8 बटा 7 करते और गुणा करते 100 से, तो ये कितना आता 40%। 60% आया है जो कि हमें यहां पर किस पर दिया गया था, दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। तो यहां आपसे पूछा है किसका परसेंट भी, घोल में जल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमें यहां पर जल ज्ञात करने की जरूरत है। पहले हमने देखा कि 6 में से 30% जब अल्कोहल है तो जल 70% है, 6 का 70% 4.2, और टोटल जो विलयन है 6 था, 1 लीटर अल्कोहल उसने और मिला दी यहां पर, तो अब ये कितना हो गया 7 हो गया अभी। तो 4.2 है, 7 में से गुणा 100 से कर देंगे, 60% हमारा क्या होगा यहाँ पर रिजल्ट होगा। इस तरीके की कैलकुलेशन करनी है आपको ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट देखिए भी अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 जो है इसमें आपको दिया है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। 100 मिलीलीटर घोल है भी, कितना घोल है 100 ml मिलीलीटर घोल है भी, 80% इसमें बोरिक अम्ल है, बोरिक अम्ल जो है इसमें वो कितना है भी 80%, और पानी कितना है फिर
ये 80% है, तो इसका मतलब पानी कितना है 20%। तो इसका 80% हो गया 80 ml और पानी हो गया हमारा 20 ml। क्लियर? हमने यहाँ पर केवल बंटवारा किया है जो हमें दिया गया था उसका। फिर उसके बाद आपसे बोला गया है कि घोल में कितना पानी और मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात कह रहा है कि बोरिक अम्ल जो है वो 50% हो जाए। देखो भी, बोरिक अम्ल अब 80 ml है, ठीक है, और पानी कितना है 20 ml है। मान लो कि इसमें x ml पानी और मिला दे हम। भाई बोरिक अम्ल 80 ml है, पानी 20 ml है, तो ऊपर तो हमने लिखा अम्ल एसिड और नीचे लिखा पानी, ठीक है। अब पानी मिलाने की बात कर रहा है तो पानी में हमने x जोड़ दिया। मान लो कि x ml पानी और मिला दिया, तो बोरिक अम्ल जो है वो कितना रहेगा 50%। तो बराबर में बोरिक अम्ल 50% है, तो इसका मतलब पानी भी कितना रह गया 50% ही रह गया। अगर ये 60% है तो फिर ये 40 रहेगा, अगर ये 70 है तो ये 30 रहेगा, और ये 90 है तो ये 10 रहेगा। तो ये दोनों तो यहाँ कैंसिल, एक रह गया, ये बराबर के उधर आएगा, यानी 80 बराबर हो गया 20 प्लस x। तो x की वैल्यू चाहिए, तो 80 में से आप माइनस कर लो भी 20। इसका मतलब 60 ml इसमें यदि हम पानी और मिला दें, अगर 60 ml पानी और मिला देंगे तो फिर जो हमारा यहाँ पर अम्ल है, बोरिक अम्ल जो है वो कितने % रह जाएगा 50% रह जाएगा। और 60% हमें कहाँ पर दिया गया है, हमें 60% दिया गया है, किसमें, पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है ऐसे प्रश्नों में जहां वो आपसे % देकर पूछे कि कितनी मात्रा बढ़ाई गई है, कितनी मात्रा और मिलाई गई है, तब आपको ऐसे प्रश्नों में इस तरीके से हल करना है। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक बार देखेंगे कि कौन सी मात्रा फिक्स है। ऐसे प्रश्नों में आपको यदि कितनी मात्रा ऐड की गई इसके बारे में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा बिल्कुल फिक्स है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो बढ़ाने की बात कह रहा है या घटाने की बात कर रहा है उस मात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है कि कौन सी मात्रा जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, बढ़ाने या घटाने की कोई भी कंडीशन हमारी वहां पर ऐड नहीं की गई। तो आप देखेंगे कि बोरिक अम्ल जो है वो हमारा फिक्स था। ये जो बढ़ाने की बात कर रहा है वो किसके बारे में कह रहा है, हमसे पानी के बारे में कह रहा है। बोरिक अम्ल जो था हमारा वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें हम कोई भी मात्रा बढ़ा या घटा नहीं रहे। तो हमारा बोरिक अम्ल कितना है अभी 80 ml है। ये कैलकुलेशन यदि आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। आप देखिए 80 ml हमारा बोरिक अम्ल है और ये कह रहा है कि बोरिक अम्ल जो है वो 50% चाहिए, यानी 50% जो है 80 के बराबर है। 50% जो है वो है 80 ml। तो फिर 100% कितना होगा भी 160 ml होगा कि नहीं होगा भाई। जब आपसे कह रहा है कि यहां तो बंटवारा किया है हमने, जो % दिया था उसके अकॉर्डिंग बंटवारा किया है, लेकिन बंटवारा करने के बाद वो पानी बढ़ाने की बात कह रहा है, तो फिक्स मात्रा कौन सी हमारी फिक्स मात्रा है बोरिक अम्ल, और बोरिक अम्ल उसे कितना चाहिए 50%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मात्रा है 80 ml ये 50% की वैल्यू है। तो 50% जब 80 ml होगा तो 100% होगा 160 ml। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब जो विलयन है वो कितना हो गया 160 ml हो गया। हमारे पास फर्स्ट में विलयन कितना था 100 ml था। अगर 160 में से हम 100 माइनस कर दें, 160 में से यदि हम 100 माइनस करेंगे तो इसका मतलब उसने यहाँ पर जो मात्रा बढ़ाई वो कितनी बढ़ाई है 60 ml बढ़ाई है। और 60 ml जो है हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था, पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन जो है बहुत आसान सा रहेगा आपके लिए, और इस सॉल्यूशन को करने में आपको शायद ज़्यादा नहीं 10-12 सेकंड 15 सेकंड लगेंगी, क्योंकि आप केवल बंटवारा करते ही
डायरेक्ट जो परसेंट दे रखा है उससे मैच करेंगे, 100% देखेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 जो है, इसमें आपको एक 4-5 लाइन की एक लैंग्वेज दी गई है और लैंग्वेज में आपको दिया गया है एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। कोई भी अयस्क है और उसमें मिश्र धातु का 25% है, उसमें यानी 75% कुछ नहीं है, 25% मिश्र धातु है, जिसमें 90% आयरन है। उस 25% में से 90% क्या है भी, आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है, यानी शेष जो फर्स्ट में 75% है उसमें कोई आयरन नहीं है। यह कह रहा है कि 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में क्या है, यह आपसे पूछा गया है। देखो भी, इस क्वेश्चन को आप ऐसा करो, 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 से भाजित संख्या लें, बड़ी सी कोई संख्या लें। हम मान लेते हैं कि टोटल जो हमारा जो मिश्रण है वो कितने किलोग्राम है, 400 किलोग्राम है, ऐसा मान लो, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। क्वेश्चन को आप 100 किलोग्राम से भी कर सकते हैं, 4 किलोग्राम से भी कर सकते हैं। 400 किलोग्राम है, जिसमें से आपको बोला है कि 25% तो क्या है भाई, इसमें मिश्रण है। 25% जब मिश्रण है यहाँ पर, तो 25% भी आप देखेंगे, 400 का 25% कितना होगा, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम तो यहाँ पर मिश्रण है, और जो शेष रह गया जहां पर कुछ नहीं है आयरन की मात्रा, वो कितना है, 300 किलोग्राम। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है, ये हमें ज्ञात भी नहीं करना है। इस 25% में 90% आयरन है। इस 100 किलोग्राम में 90% क्या है भी, आयरन दिया गया है हमें, 90% आयरन दिया गया है। 100 किलोग्राम का 90% होगा 90 किलोग्राम। 90 किलोग्राम क्या है हमारा, आयरन है। और ये कह रहा है कि 75% में कोई भी आयरन की मात्रा नहीं है, तो 75% में कोई आयरन नहीं है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में क्या होगी। 60 किलोग्राम उसको शुद्ध आयरन चाहिए। आप देखिए, हमारे जब हमने यहाँ 400 किलोग्राम माना तो हमें कितना मिल गया, 90 किलोग्राम मिल गया। 90 किलोग्राम कब मिला, जब हमने 400 माना है, जबकि हमें तो केवल 60 चाहिए। 90 किलोग्राम हमें कब मिला भी, जब हमने 400 किलोग्राम टोटल मिश्रण माना। तो 1 किलोग्राम के लिए क्या होगा भी, 400/90, और हमें केवल कितना चाहिए, 60 किलोग्राम चाहिए। तो गुणा कर देंगे इसको किससे, 60 से। इधर भाग लगाओगे आप 30 का, तो ये 3 और ये कितना हो गया, 2, यानी टोटल हमारा हो गया 800/3। 800/3 का मतलब हो गया 266 सही 2/3%। 266 सही 2/3 किलोग्राम। टोटल जो हमारा मिश्रण होना चाहिए वो 266 सही 2/3 किलोग्राम होना चाहिए। हमें लगभग में पूछा है, हमें किस में पूछा है भी, लगभग में पूछा है। तो लगभग में आप यहां पर 267 किलोग्राम आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्न की कैलकुलेशन करनी है। आपको यहां पर केवल मिश्रण की टोटल मात्रा माननी थी, और वो आप ऐसे माने जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 जो है, ऐसा प्रश्न आप देखिए, इसी तरीके का थोड़ा सा चेंज प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, और यहां एक सिंपल सा प्रश्न बनाया गया है। चावल के मूल्य में 2% की कमी हो गई। पहले मूल्य मान लो 100% था, अब हो गया 98%। ठीक है, तो जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना खरीदा जा सकता है। ये 49 किलोग्राम दे रखा है, वास्तव में इसका आधा हो रहा है, तो आप भी 100 का आधा कर दें। आधा करेंगे तो इसका मतलब ये आएगा 50 किलोग्राम। यानी पहले यदि 49 किलोग्राम खरीद रहा था, तो अब हमें कितना मिलेगा, 50 किलोग्राम मिलेगा। और 50 किलोग्राम हमें कहाँ दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में हमें 50 किलोग्राम
दिया गया था। इस तरीके से आप इस छोटे से क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हैं भी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा इस प्रश्न को पढ़कर। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो इसके लिए। ऐसे प्रश्न को हल करने के मैं आपको 2 बेहतरीन तरीके बताऊंगा भी। सबसे पहले देखिए आप, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। इधर तो लिख रहा हूं भी मैं ताजा, और इधर लिख रहा हूं मैं, सॉरी, यहां तो मैं लिख रहा हूं भी पल्प, और यहां लिख रहा हूं मैं पानी, वाटर। ठीक है, पहले लिखेंगे ताजा के बारे में। पल्प जो होता है प्यारे बच्चों, पल्प का मतलब वह भाग जिसे आप किसी भी फल में खाते हैं, जिसे गुद्दा बोलते हैं आप, वह पल्प होता है अभी। ठीक है, और यह है पानी। क्लियर? अब आप देखिए, ताजे फल में पानी की मात्रा 68%, पानी जो है वो 68% है अभी। इसका मतलब पल्प जो है वो कितने परसेंट अभी? 32% होगा। ठीक है, तो यदि यहां से हम अनुपात बनाए तो 4 का भाग लगा दो, 8:17, और टोटल कितना हो गया? 25। ठीक है, तो ये तो है हमारे ताजे फल की कंडीशन। फिर सूखे फल में 20% है। सूखा जो फल है उसमें हमें जो पानी की मात्रा दी गई है वो 20% है, तो इसका मतलब पल्प कितने परसेंट है? 80%। ये अनुपात आया 4:1। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखनी है वो ये है कि चाहे तो फल हो ताजा और चाहे फल हो सूखा, दोनों ही कंडीशन में पल्प जो होता है, गुद्दा जो होता है, वो समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उनके भार में परिवर्तन आता है वो पानी की वजह से आता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पास पहले ताजे फल में अनुपात था 8 और 17 का, और सूखे फल में है 4 और 1 का। हमें पता है कि पल्प जो है वो समान रखना है, समान करना है। इसका मतलब इसको 8 के बराबर यदि हम करना चाहें तो 8 के बराबर करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से गुणा किया तो ये 8 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना? 2। क्लियर? कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपने क्या किया? पल्प जो है उसको आपने बराबर किया है। यहां 8 पल्प था और 17 था पानी, यहां 4 और 1 आया। पल्प हमें बराबर करना है। सूखे और ताजे फल में पल्प की मात्रा जो होती है वो बराबर होती है, तो आपने यहां पर दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए आपने इसको गुणा किया 2 से, तो इधर भी करना है। ये 8:2 आ गया। अब ये हो गया टोटल कितना? 10। आपको यहां बताया गया है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ताजा फल जो है वो कितने किलोग्राम है अभी? 100 किलोग्राम। हमारे हिसाब से यदि हम देखें तो 25 इकाई का मान जो है वो कितने किलोग्राम है? 100 किलोग्राम है। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है अभी? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि सूखे फल से कितना प्राप्त किया जा सकता है। तो सूखा फल हमारे पास 10 इकाई है, 10 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40 kg, 40 किलोग्राम। तो हमें यहां पर जो सूखे फल से मात्रा मिली वो कितने किलोग्राम मिली है? 40 किलोग्राम मिली है। इस तरीके से आप इस अनुपात के मेथड से ऐसे प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम यदि शॉर्ट तरीके से और फास्ट कैलकुलेशन से हल करना चाहें तो एक आसान सा तरीका और भी होता है भी, वो तरीका भी आप देख लें एक बार। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ही कंडीशन में आप चाहे तो सूखे फल की बात कहें चाहे ताजे फल की,
दोनों के परसेंट और टोटल जो मात्रा है उनका गुणनफल दोनों का बराबर होता है। तो यहां आप देखेंगे कि टोटल पहले के लिए वेट जो है और पल्प जो है वो बराबर होगा दूसरे के वेट और पल्प के, टोटल इंटू पल्प और टोटल इंटू पल्प, टोटल इंटू पल्प। पहले के लिए यदि देखें तो पहले के लिए टोटल हमें ताजे फल के लिए कितना बताया है, 100 किलोग्राम ताजा फल बताया हमें वेट जो है, और पल्प यहां पर कितना है, आपसे बोला है कि 68% इसमें क्या है, पानी, इसका मतलब पल्प यहां पर कितना था, 32%। क्लियर, बराबर। दूसरी जो कंडीशन है उसके लिए वेट तो हमें चाहिए, वेट के बारे में तो हमसे पूछा गया है, तो वेट तो हमने मान लिया कि x है भी, लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि पल्प जो है वो आपको 20% पानी बताया, तो पल्प कितना है, इसका मतलब 80% है। पल्प हमारा कितने परसेंट है, 80% है भी। ठीक है, आपने क्या किया, यहां पर इधर वेट इंटू पल्प किया है, बराबर में भी वेट इंटू पल्प किया है। इधर वेट 100 किलोग्राम दिया गया था, पानी जब 68% था ताजे फल में, तो पल्प हमारा 32%। फिर बराबर में हमें x का मान चाहिए, वेट हमें चाहिए, और पल्प जो है दूसरी कंडीशन में हमारा कितना है, 80%, क्योंकि सूखे फल में पानी कितना है, 20%। तो देखो आप यहां पर परसेंट से परसेंट हटा सकते हैं, 0 से 0 हटा सकते हैं। ठीक है, और 8 से यदि कैंसिल करें तो 32 4 बार कैंसिल होगा, 4 को 10 से गुणा करें तो ये आ गया 40 और बराबर में x। इसका मतलब तो ये हुआ कि सूखा फल है जो हमें कितने किलोग्राम मिलेगा, 40 किलोग्राम मिलेगा, और जो कि यहां पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। ये कैलकुलेशन और भी आसान होगी आपके लिए, इस पैटर्न की बजाय ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही आसान है। आपको टोटल वेट इंटू पल्प करना है ताजे फल के लिए, टोटल वेट इंटू पल्प करना है सूखे फल के लिए, बराबर में रखना है, बस जो चाहिए वो ज्ञात कर लो। तो ये क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से बताया। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो उनको हम टोटल इंटू पल्प से हल करेंगे, और ऐसे 3 क्वेश्चन और हल करेंगे हम। देखिए भी अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष रहता है, यानी पानी की मात्रा घट गई और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। 12% जब पानी शेष बचता है तब 50 किलोग्राम रहता है, इसका मतलब सूखे का वेट दिया गया है 50 किलोग्राम। प्रारंभिक वजन क्या है भाई, इधर तो लिखेंगे हम ताजा के लिए, ताजा फल के लिए, और इधर हम लिखेंगे सूखे फल के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया वेट इंटू पल्प बराबर वेट इंटू पल्प। ठीक है, तो यहां वेट तो हमें चाहिए, ताजा फल के लिए प्रारंभिक पूछ रहा है हमसे, तो वेट तो हमें चाहिए, इनटू पल्प हमारा ताजे फल में कितना है, 90% जब पानी है तो इसका मतलब पल्प कितना है अभी, 10%, बराबर। सूखे फल के लिए वेट हमें बताया है 50 किलोग्राम, और पल्प जो है वो हम ज्ञात करेंगे, 12% जब पानी है तो पल्प कितना है अभी, 88%, 88%। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर ये 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे और परसेंट से परसेंट, तो x बराबर आ गया 5 इंटू 88। किसी भी सम संख्या को यदि 5 से गुणा करना हो तो एक बहुत आसान सा मेथड होता है। किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा करना हो तो आप क्या करेंगे, जो सम संख्या हमें दे रखी है उसका आधा कर देंगे हमेशा, तो 88 का आधा होगा 44 और एक 0 लगा देंगे। जो भी सम संख्या है उसका हमें क्या करना है, आधा करना है और एक 0 लगानी है। 440 किलोग्राम प्रारंभिक वजन था जो कि हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया था। 5 से गुणा करने की कंडीशन जो है उसको मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको। इधर तो हम लिखेंगे 5 और इधर कोई भी सम संख्या, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, आपको क्या करना है, ये है भी सम संख्या। ठीक है, मान लो कि 5 से गुणा करना है आपको 18, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या है उसका आधा कर दें। 18 का आधा क्या होगा भी, 9 और एक 0 लगा दें। मान लो कि 5 से गुणा करना हो 36 को, तो 36 का आधा क्या होगा, 18 और एक 0 लगा दें।
मान लो कि 5 से गुणा करना हो 48 को, तो 48 का आधा कर दें और एक जीरो लगा दें। इस तरीके से आप 5 से किसी सम संख्या को गुणा कर सकते हैं, जिसमें आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, केवल आधा करके जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है भी। तो हमारा जो प्रश्न चल रहा था, अभी हमारा प्रश्न चल रहा है पल्प और वेट से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप फटाफट से कैलकुलेशन करिए, मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, यदि आपको वेट इनटू पल्प का फॉर्मेट पता है। आपको बताया कि 20 किलो ताजे फल में, इधर भी मैं ताजा फल के बारे में लिखूंगा, इधर लिखूंगा मैं सूखे फल के बारे में। ठीक है। ताजा फल जो है वो 20 किलोग्राम है, जिसमें 96% पानी है, तो पल्प कितना है 4%, बराबर इसमें 95% रह जाता है, यानी 96% पानी है, फिर 95% रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन यानी x हमें चाहिए, 95% पानी है, तो इसका मतलब पल्प कितना है 5%। देखो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया अभी, और 5 से ये 20 हो गया, 4 बार कैंसिल, तो x बराबर आ गया 4 × 4 यानी कि 16 किलोग्राम, जो कि यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। यानी कि सूखा फल जो है वो टोटल कितना प्राप्त होगा, हमें 16 किलोग्राम प्राप्त होगा। इतनी ही कैलकुलेशन रखनी है आपको ऐसे प्रश्नों में भी। एक क्वेश्चन और है ये, आप इसको भी फटाफट से हल कर दें। उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसे प्रश्न को अब बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट किए, दिमाग लगाए, जो फॉर्मेट बताया है वेट इनटू पल्प से तुरंत कैलकुलेशन करेंगे। ना ही हमें अनुपात बनाना है, ना ही हमें यहाँ एक्स का मेथड लगाना है, कोई और मेथड लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। इधर हम लिखेंगे भी ताज़ा फल के बारे में, और इधर हम लिखेंगे किसके बारे में, सूखे फल के बारे में। आपसे बोला है कि 75 किलो ताजा फल है, भी ताजा फल कितना है 75 किलो, तो 75 इंटू पल्प कितना है, भी 68% पानी है, तो इसका मतलब पल्प है 32%, बराबर सूखा फल कितना मिलेगा, x हमें चाहिए 20%, जब पानी है तो 80% क्या है यहाँ पर पल्प है, भी परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से सॉरी आप इसको 8 से कैंसिल कर दो, भी 8 से कैंसिल करोगे ये आ गया 10 और ये आ गया 4, 5 से कैंसिल कर दो इसको, ये 5 से कैंसिल किया तो 2 और ये 15, और 2 से भी कैंसिल कर दो, ये आ गया हमारा 2। 15 गुणा 2 30, और 30 किसके बराबर है, x के बराबर। इसका मतलब सूखे फल में हमें जो टोटल मात्रा मिलेगी वो कितने किलोग्राम मिलेगी, 30 किलोग्राम मिलेगी। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन हमने हल किए हैं, निश्चित रूप से मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, अगला जो क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं पिछली क्लास में, जहां पर हमें आदमी की इनकम और खर्च से संबंधित प्रश्नों के बारे में दिया गया था, और शेष से संबंधित ये प्रश्न है हमारा, जिसे हमें क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी सक्सेसिव डिक्रीज से हल करना है। आपको मेथड पता है। आप देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराए पर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, फिर कह रहा है शेष वेतन का 30% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 30% होता है 3/10, फिर आपसे कह रहा है कि शेष वेतन का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। इसके बाद उसके पास 3780 रुपए बचा लेता है, उसकी सेविंग जो है वो 3780 रुपए है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। राइट साइड में सेविंग थी, लेफ्ट साइड में उसकी इनकम थी। तो आप देखिए 10 में से उसने 1 खर्च कर लिया, अभी 9 रह गया, फिर इधर 10 में से उसने 3 खर्च कर लिया, 7 रह गया, फिर वहां पर 5 में से उसने 2 खर्च कर लिया तो 3 रह गया। इनको गुणा किया तो ये आ गया 500, और इनको यदि गुणा करें तो ये आ गया 7 या 21, 21 को 9 से गुणा कर दो 189 भाई, 21 को 9 से गुणा करें तो कितना आएगा 189। अब यहां पर देखिए हमें 189 की वैल्यू कितनी दी गई है 3780। यदि हम इसको 20 से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हमें कितना मिलेगा 3780 मिलेगा। देखिए आप
9 दूनी 18, 8, 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17, 2 एकम 2 और 1 3 और 1 0 हमने यहाँ पर लगा दी। वास्तव में 20 से गुणा कर रहा है, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें 20 से। जब 500 को 20 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 10,000। इसका मतलब तो यह है कि वह आदमी जो है कितने रुपए कमा रहा था, 10,000 रुपए कमा रहा था, और हमें यह पहले ही ऑप्शन में दिया गया था भी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रण पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं हमारे, और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि चीनी तथा पानी के 22 लीटर घोल में 20% चीनी है। टोटल जो घोल है हमारा वो कितना है बच्चों, 22 लीटर है, और इस 22 लीटर घोल में क्या क्या है अभी, चीनी है और पानी है। हमें यहाँ पर चीनी जो बताई है वो 20% बताई है, तो पानी इसका मतलब कितना है, 80% है। 22 का 10% होता है 2.2, तो 20% होगा 4.4। 4.4 लीटर जब यहाँ पर हमें चीनी के बारे में बताया गया है, तो पानी फिर हमारा कितना रह गया अभी, 22 में से पहले 5 माइनस करो, 22 में से 5 माइनस करोगे 17, हमने 0.6 ज़्यादा माइनस कर दिया जो यहाँ जोड़ देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि 17.6 लीटर पानी है और 4.4 हमारी क्या है, चीनी है। फिर कह रहा है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 11 लीटर पानी उड़ा दिया गया। 11 लीटर पानी उड़ा दिया गया टोटल घोल में से, तो अब जो नया घोल हमारा रह गया वो कितना रह गया अभी, 22 में से 11 तो उड़ा दिया उसने, 11 लीटर रह गया अब हमारे पास। और ये आगे आपसे पूछ रहा है तो शेष घोल में कितने % चीनी है, चीनी का % आपसे पूछ रहा है। चीनी हमारी है 4.4, तो चीनी का % तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं भी। 4.4 है, 11 में से इंटू 100%, हटाओगे 1 0 हटा दोगे। जब 11 का भाग आप 44 में देंगे तो 4 बार जाएगा और 1 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब जो चीनी है हमारे पास वो कितने % है, 40% है। और 40% हमें किस ऑप्शन में दिया गया था, हमें तीसरे ऑप्शन में 40% दिया गया था। ऐसी कैलकुलेशन रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है भी, आपको उसी तरीके से बंटवारा करना है और % ज्ञात करना है। चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में, टोटल जो घोल है वो 12 लीटर है, और इस घोल में क्या क्या है भी, चीनी और पानी, चीनी है और पानी है। 4% चीनी है भी, चीनी केवल कितने % है, 4%। इसका मतलब तो पानी हमारा कितने % है, 96%। फिर आगे हमसे बोला है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में कितने % चीनी है। 2 लीटर पानी उसने उड़ा दिया, तो अब नया जो विलयन है वो तो कितना रह गया अभी, 2 लीटर जब पानी हम यहाँ से उड़ा देंगे तो 12 में से 2 कम हो जाएगा। अब हमारा जो विलयन है वो केवल कितने लीटर है, 10 लीटर है। और यहाँ चीनी कितनी है अभी, 12 का यदि हम 4% ज्ञात करें तो ये आएगा 12 चौक 48, यानी 0.48 लीटर। ये आ जाएगा हमारे पास चीनी की मात्रा। तो हमसे पूछा है कि घोल में कितने % चीनी है, चीनी का % चाहिए, तो 0.48 है भी चीनी, कितने में से, 10 में से, और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। आप देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल। आप यदि 10 का भाग 4.48 में लगाएंगे तो ये आएगा 4.8%, जो कि हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में बताया गया था। आपको यहाँ पर पानी की मात्रा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और ना ही पानी की मात्रा में से आपको माइनस करना है। टोटल विलयन में से ही आप माइनस करेंगे और केवल चीनी की मात्रा यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे। ठीक है भी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 139। यहाँ तक हम पढ़ रहे थे मिश्रण से संबंधित प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें हमें फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन मेथड हमें सीखना ही पड़ेगा क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और उसी पॉइंट को मजबूत बनाने के लिए ऐसे 5-7 क्वेश्चन हम हल करेंगे। हमें दिया गया है कि अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो है वो 4956 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए।
तो आप देखिए कि 16 से ही 2/3% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि ये तो है हमारी वास्तविक संख्या, ये क्या है भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। और ये हमारा है परिणाम। ये कह रहा है कि संख्या का 16 से 2/3%, यानी 6 का 16 से 2/3% ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी में जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो ये कितना बन जाएगा भी, प्लस करेंगे तो 7 बनेगा। और इस 7 का मान हमें दिया गया है 4956 रुपए। हमें वास्तविक संख्या चाहिए, यानी 6 का मान चाहिए। तो 4956 में हम 7 का भाग लगाएंगे और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से कैंसिल करोगे, 7 7 49, 0 7 8 56। और यदि हम इसको गुणा करें तो 6 8 48 और 6 7 42, ये हमारा आ गया 4248। और 4248 जो है हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपको यहाँ पर परसेंट हटाकर 100 लगाने की या इस तरीके को कोई कंडीशन का उपयोग नहीं करना है, केवल इसको डायरेक्ट हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बढ़ाने की बात कहे, जोड़ने की बात कहे तो प्लस करेंगे, और कम करने की बात कहे तो माइनस करेंगे। वास्तविक संख्या देकर आपको वृद्धि होने के बाद की संख्या पूछ सकता है, या वृद्धि होने के बाद से बाद वाली संख्या से वास्तविक संख्या के बारे में आपसे पूछ सकता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी संख्या का 6 से ही 2/3%, किसी संख्या का 6 से ही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बनता है। घटाने की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या पूछ रहे हैं। 6 से ही 2/3%, आपको ध्यान होगा 6 से ही 2/3% जो है वो 1/15 होता है। घटाने की बात कर रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 14। और 14 यूनिट का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है भी, 5670। तो हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, 15 यूनिट का। क्यों, क्योंकि हमें वास्तविक संख्या पूछी है, और वास्तविक संख्या कौन सी है, जो नीचे लिखी हुई है। ऊपर तो रिजल्ट है, परिणाम है। तो 5670 में भाग लगा दो 14 का, और गुणा कर दो आप 15 से। 14 का भाग लगाएंगे, 14 चौक 56, 0 14 पंजू 70। 405 को गुणा करना है हमें किससे, 15 से। जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 और 15 चौक 60, ये आ गया 6075। वास्तविक संख्या 6075, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहां पर दी गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के मेथड कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आपकी समझ में आ रहा होगा। और भी हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं भी, आपकी प्रैक्टिस को भी बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। पूरा जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे इस मेथड का हम। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या बताइए। 11 से ही 1/9%, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, इसी में जोड़ दिया जाए तो प्लस हो गया, यानी 10 बन गया। और 10 के बारे में हमें बताया कि ये कितना है, 900 है। यही तो बताया कि जोड़ने के बाद 900 बनता है। वास्तविक संख्या तो क्या है हमारी, 9 है। इधर वास्तव में कितने से गुणा कर रहा है अभी, 90 से गुणा कर रहा है। आप इसको भी 90 से गुणा कर दें, ये हो गया 9 9 81, 810। वास्तविक संख्या हमारी क्या है, 810 है भी, जो कि यहाँ हमें दूसरे ऑप्शन में दी गई थी। डायरेक्ट आपको यहाँ पर संबंध बनाना है। आप चाहते तो इसमें 10 का भाग लगाते, 9 से गुणा करते, तो भी आपको रिजल्ट तो वही मिलेगा। और देखिए आपको दिया गया है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट जो है संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चों, 116 से ही 2/3%, ऐसी कंडीशन को हल करने के लिए मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से पहली क्लास में विस्तार से समझाया है। हमें यहाँ इसके एक बड़ी संख्या बनाकर फिर उसका फ्रैक्शन नहीं बनाना है, हमें इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भी, 100% और प्लस 100% प्लस 16 से 2/3%। 100% का मतलब 1 होता है, 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है।
हम इनको जोड़ेंगे तो 6 कम 6 और 1 7/6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो 16/2/3%, 116/2/3% जो संख्या थी उसकी फ्रैक्शन होगी 7/6। ये कैलकुलेशन आपको मैंने विस्तार से पहली क्लास में बताई हुई है कि किस तरीके से हमने इसको तोड़ा और कैसे हमने इसको हल किया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116/2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। यहां 7/6 आया तो डिफरेंस कितना है अभी 1 का, यानी कि हमने वास्तव में 1 जोड़ा तो ये 7 बन गया। इस 1 का मान हमें दिया गया है कितना 16। हमें वास्तविक संख्या पूछी है यानी 6 का मान पूछा है। 1 का मान जब 16 है तो 6 का मान कितना होगा 16 6 की 96। वास्तविक संख्या क्या है अभी हमारी 96 और जो रिजल्ट था वो चाहिए तो इस 16 को हम 7 से गुणा कर देंगे। 16 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 16 6 की 96 और 16 7 112 होता है। तो जो मेन जो जोड़ने के बाद जो संख्या मिली वो हमारी क्या थी भी 112 थी और मूल संख्या हमारी क्या थी 96 थी। तो पहला काम तो हमारा यही है कि हमें जो परसेंट दिया गया है उसे हम फ्रैक्शन में बदलें, फिर उसके बाद देखें कि हमें क्वेश्चन में आगे क्या कंडीशन दी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है भी। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166/2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात करो भी। संख्या के बारे में बताना है। 166/2/3%। आप इस कंडीशन को डायरेक्टली हल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको तोड़ दें भी। 100% प्लस 66/2/3%। 100% का मतलब 1 होता है और 66/2/3 2/3 हो गया। तो ये 3 एकम 3 और 2 5 बटा कितना हो गया हमारा 3, 5/3। इसका मान क्या है भी 5/3 है। अब आप देखिए 5/3 जो है इसमें हमने कितना जोड़ा होगा 3 में कि 5 बन जाए 2 जोड़ा होगा। इस 2 का मान हमें कितना दिया गया है 20 दिया गया है। तो 3 का मान क्या होगा हमारा 30 होगा। इसका मतलब वास्तविक संख्या तो क्या है हमारी 30 है और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट बना वो हमारा कितना बना होगा 50, जो कि हमसे पूछा नहीं है। हमें तो वास्तविक संख्या पूछी थी और वास्तविक जो संख्या हमारी बनी वो यहां पर क्या बनी है अभी 30 बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये हमारा प्रतिशत प्रभाव से संबंधित, लेकिन यहाँ पर परसेंट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि आपकी कैलकुलेशन में निश्चित रूप से कठिनाई आए और आपको टाइम लगे। अगर किसी आयत की लंबाई 137 से ही 1/2, 137 से ये 1/2% की फ्रैक्शन बनानी है हमें। देखो इसको आप तोड़ेंगे तो ये होगा 100% और प्लस होगा 37 से ही 1/2%। 100% का मतलब 1 होता है और इसका मतलब होता है 3/8। तो वास्तव में इसको हम लिख सकते हैं 8 और 3 11/8। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये तो बताया हमें किसके बारे में, उसकी लेंथ के बारे में, लंबाई के बारे में। उसकी ब्रीथ के बारे में, चौड़ाई के बारे में बताया कि 20% की कमी और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और कमी है तो माइनस और लंबाई को बढ़ा रहा है तो यहां हम क्या करेंगे भी प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप ये 8 पहले 8 था और 11 बढ़ गया तो ये हो गया 11 और 8 19। फिर ये 5 था और 1 कम हो गया ये रह गया 4। इसको कैंसिल करें तो ये हमारा कैंसिल होगा कितनी बार भी 2 बार। ये हो गया 10 और ये हो गया 19। कितना बढ़ गया अभी 9 बढ़ गया और वो भी 9 बढ़ा किस पर 10 पर और गुणा करेंगे 100 से। तो टोटल जो वृद्धि हुई वो कितने परसेंट हुई 90% वृद्धि होगी। तो आप किसी एक ऑप्शन को 90% बनाएंगे भी। और हमारी जो वृद्धि हुई क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा भी 90% क्षेत्रफल यहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है उसको बढ़ा रहा था 137 से 1/2% और चौड़ाई जो है उसको 20% घटा रहा था। तो आप यहां देख सकते थे कि टोटल जो रिजल्ट आएगा वो 100 के नज़दीक रहेगा। डायरेक्ट माइनस करेंगे तो भी ये लगभग में 100 के नज़दीक रहेगा। तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितने परसेंट है 90% रहेगा भी।
हाँ, आप इसको हल कीजिए भी फटाफट से, एक बार इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कीजिए। आपकी समझ में फ्रैक्शन मेथड अच्छे तरीके से आ गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार कैलकुलेट करेंगे फास्ट तरीके से भी। आपको दिया गया है चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% है भी, और परिवार की खपत है जो 20% घट जाती है। खर्चे में कितने % बदलाव होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन है 1/6, और वृद्धि है तो प्लस करेंगे भी। 20% खपत में कमी कर रहा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, और यदि कमी है तो माइनस कर देंगे। फिर आप देखिए 6 पर 1 की वृद्धि 7, और 5 पर 1 की कमी करेंगे तो ये क्या आएगा भी, 4 आएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया 6 पंजू 30, और ये हो गया 7 चौक 28। कितनी कमी हुई भी, 2 की कमी हुई, वो भी 30 पर। 2/30 यानी 1/15, और 1/15 का मतलब होता है 6 से ही 2/3%। कमी है तो माइनस, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया था। भाई कमी है तो इसका मतलब माइनस, वृद्धि है तो इसका मतलब प्लस। तो यहाँ हमें ऑप्शन जो है माइनस के रूप में दिया गया था, तो कमी के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। किसी सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 157 से ही 1/7% बढ़ जाती है, और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। दोनों ही कंडीशन हमें वृद्धि के लिए दी गई है भी। तो आप देखिए 157 से ही 1/7% टुकड़े करेंगे, ये 100% है, और 57 से 1/7%। 100% का मतलब 1, और ये है 4/7, 7 एकम 7 और 4 11/7, ये वृद्धि। फिर 16 से 2/3% वृद्धि, ये हो गया 1/6, और वृद्धि है तो प्लस। दोनों ही कंडीशन वृद्धि की है, प्लस करना है। तो ये हो गया 7 में 11 जोड़ो 18, और 6 में 1 जोड़ो 7। ये 7 से 7 कैंसिल, और 6 से इसको कैंसिल किया तो 3 बार, यानी कि 1, और ये आ गया 3। 1 से 3 हो गया भी, कितना बढ़ा, 2/1 पर। तो टोटल जो रिजल्ट आया हमारा वो कितने % वृद्धि आई भी, 200%। तो आप इस ऑप्शन को 200% बना लेंगे। जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा 200% होगा। कॉमन सेंस की बात ये थी कि आप देख सकते हैं कि ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। जब दोनों ही वृद्धि हैं तो जुड़ेंगी, और जुड़ेंगी तो रिजल्ट जो है वो तो 100 से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 157 से 1/7% तो पहले ही 100 से बहुत ज़्यादा है, और इसमें 16 से 2/3% और जोड़ेंगे तो ये तो वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भी। हाँ भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है भी। ये तो है भी हमारा %, ये क्या है, % अभी 50% है। क्वेश्चन को आप देखें एक बार। किसी शहर की जनसंख्या है 1,89,000, उसमें से 4/9 पुरुष हैं भी और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, विवाहित जनसंख्या का % ज्ञात करो और विवाहित महिलाओं का % ज्ञात करो। तो आप जब आपसे आंसर जो है % में पूछा जाए तो हमेशा मैथमेटिक्स में फिर हमें संख्या की जरूरत नहीं होती है। जब आंसर % में पूछा जाए तो हमें संख्या का उपयोग ही नहीं करना है। आप देखिए टोटल आपको दिया है, पुरुष जो है 4/9 है, इसका मतलब टोटल तो है 9। टोटल उस शहर में मान लो कि कितने आदमी और महिलाएं हैं, 9 है। टोटल जनसंख्या 9 है, जिसमें से पुरुष हैं और महिलाएं हैं भी। इन 9 में से पुरुष हैं और महिलाएं हैं। आपको बताया 4/9 पुरुष, इसका मतलब 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है, 5 है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, क्योंकि बाकी महिलाएं बोल रहा है वो। 9 में से 4 पुरुष हैं तो फिर महिलाएं कितनी हैं, 5। फिर कह रहा है 50% पुरुष विवाहित।
4 का 50% क्या होगा अभी? 2। 2 पुरुष जो है वो क्या है? विवाहित हैं भी, जो शादीशुदा हैं। तो जब 2 आदमी शादीशुदा हैं तो ये तो है नहीं कि भाई आदमी अकेला शादी कर लेगा, शादी करने के लिए तो महिला भी चाहिए ना। तो जब 2 आदमी शादीशुदा हैं तो निश्चित रूप से 2 महिलाओं ने भी उनके साथ शादी की होगी, तभी तो वो शादीशुदा हुए। एक जोड़ा बनेगा तभी तो एक फैमिली बनेगी, भी विवाहित कहलाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब 2 पुरुष विवाहित हैं तो इसका मतलब 2 महिलाएं भी विवाहित हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित जनसंख्या कितनी है? देखो आप, विवाहित कितने हो गए? भी 4 हो गए, और टोटल कितने हैं? 9। तो विवाहित जनसंख्या का परसेंट 4/9। 4/9 1/9 होता है, 11 से 1/9, तो फिर 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44, 4/9। ये तो क्या आ गया भी? ये तो आ गया विवाहित जनसंख्या का परसेंट। 44 सही 4/9% तो क्या है? विवाहित जनसंख्या है, टोटल की बात करें। फिर कह रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है? महिलाएं कितनी विवाहित है भी? 2। 5 में से यानी 2/5, 40%। 40% क्या है भी? विवाहित महिलाएं हैं। यहां एक प्रश्न ये और बन सकता है कि विवाहित पुरुष कितने हैं? विवाहित पुरुष की बात करें तो 2 पुरुष विवाहित हैं भी, और 4 में से, और 2/4 का मतलब हो गया कितना? 50%। लेकिन पुरुषों के बारे में आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, और आपसे पूछा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, जो कि 44 सही 4/9 और 40% आएगा। और हमें लास्ट ऑप्शन जो है, चौथे ऑप्शन में ये दोनों कंडीशन हमें दी गई थी। तो ऐसे प्रश्नों में आप टोटल जो जनसंख्या उसका उपयोग नहीं करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, आपको कम समय में रिजल्ट लेना है। इसलिए हम देखेंगे कि 4/9 पुरुष, इसका मतलब 9 में से 4 पुरुष, तो महिलाएं 5। 50% जो है वो पुरुष विवाहित हैं, 50% पुरुष विवाहित, यानी 4 का 50% 2 होता है। 2 पुरुष के साथ में 2 महिलाएं होंगी तभी विवाह होगा, तो इसका मतलब 2 पुरुष विवाहित हैं और 2 महिलाएं विवाहित हैं। अब आपसे पूछा है कि टोटल जनसंख्या का विवाहित प्रतिशत कितना है, तो दोनों 2 और 2 4 हो गए। जनसंख्या टोटल कितनी है? 9, तो 4/9 का मतलब 44 से 4/9%। आपसे पूछा है महिलाएं कितनी विवाहित हैं? 2 हैं, 5 में से 2/5 का मतलब 40%। इस तरीके से कैलकुलेशन रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 जो है, इसमें बताया कि एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट। मान लो कि एक ट्रेन एक डब्बे की है तो जो डब्बा है उसमें सीट भी एक ही है। मान लो ट्रेन में 5 डब्बे हैं तो प्रत्येक डब्बे में 5 सीट है। मान लो ट्रेन के 20 डब्बे हैं तो प्रत्येक डब्बे में 20 सीट है। कहने का मतलब ये है। फिर कह रहा है एक डिब्बा जो है उसमें 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। 71 सही 3/7% भरा हुआ है अभी। तो ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ट्रेन में कितने तो डब्बे हैं और कितने यात्री एक डब्बे में बैठ सकते हैं। इस बात को प्राप्त करने के लिए हमें 2 कंडीशन दी गई है। 25 यात्री बैठे हुए हैं और भरा हुआ कितना है? 71 सही 3/7%। आप देखेंगे 71 सही 3/7% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है 5/7। ठीक है, यानी टोटल यदि 7 सीट हैं तो उसमें से 5 भरी हुई है। हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी भरी हुई है? 25। जब 5 का मान 25 है तो 7 का मान क्या होगा? 35 होगा। 5 से गुणा कर रहा है इसको भी 5 से गुणा कर, वर्ग मत कर देना, मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है। ठीक है, 5 का मान 25 है तो 5 से गुणा कर रहा है, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 35। इसका मतलब उस ट्रेन में डब्बे कितने हैं? 35। और एक डब्बे में सीट कितनी है अभी? 35। ये बात आपको फर्स्ट पहली लाइन में बताई गई थी। ठीक है,
तो अब आप देखिए, ये कह रहा है कि कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहे। 20% सीट खाली रखनी है हमें, और डब्बे जो हैं वो पूरे काम में लेने, जितने भी डब्बे हैं। तो डब्बे तो हैं अभी 35, एक डब्बे में सीट है 35, लेकिन 20% खाली रखनी है, तो भरी कितनी रहेंगी भाई? जब 20% खाली है तो भरी रहेंगी 80%, और 80% का मतलब है 4/5, तो गुणा कर दो 4/5 से। 5 से इसको कैंसिल करोगे 7 बार कैंसिल होगा भाई। यदि 35 को हम 4 से गुणा करते हैं तो ये आता है 140, और इसको गुणा कर दो आप 7 से। 35 को 4 से गुणा करोगे 140 आएगा, और 140 को 7 से गुणा करोगे 14 7 होता है 98, और 1 0, यानी कि उस ट्रेन में यदि 20% सीट हम खाली रखें तो कितने यात्री एक साथ यात्रा करेंगे? 980 यात्री एक साथ यहां पर यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जो आपको क्षमता दी गई थी एक डब्बे की, वहां से आपने टोटल क्षमता ज्ञात की है, और फिर उसके बाद डब्बे की संख्या और सीट की संख्या ज्ञात की है, और फिर उसके बाद 20% यात्री नहीं बिठाए तो 80% बिठाए आपने, 80% से डायरेक्ट गुणा कर दिया, और टोटल जो रिजल्ट आया हमारा वो कितना आ गया? 980 आ गया। अभी नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 149। अच्छा क्वेश्चन है, भी एक नया मेथड सीखने को मिलेगा आपको यहां पर। देखो भाई, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता जो है 9 बिस्किट लेता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए, कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, टोटल जो जानवर हैं वो हमें बताए हैं कितने? 45। टोटल जानवर हमें बताए हैं 45। इन 45 जानवरों में कुछ कुत्ते हैं और कुछ क्या है भी? बिल्ली है, तो कैट एंड डॉग। ठीक है, आपसे बोला है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, ये लो भी एक बिल्ली को 7 बिस्किट खिला दो आप, और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट, तो एक कुत्ता 7 तो खाता है और 2 और खाता है। ठीक है, ये 9 हो गए भाई। एक कुत्ता 7 तो खाता ही है बिल्ली के बराबर करने के लिए, और 2 एक्स्ट्रा खाता है क्योंकि बिल्ली से बड़ा है। ठीक है, तो टोटल कुत्ते ने कितने बिस्किट खा लिए? 9। अब ये कह रहा है कि 45 जानवरों के द्वारा कुल जो बिस्किट खाए गए वो 355 खाए गए। अगर हम यहां पर देखें कि बिल्ली भी 7 बिस्किट खाती है और कुत्ता भी यदि 7 ही बिस्किट खाता, तो ये 45 जानवर टोटल कितने बिस्किट खा जाते भी? 45 जानवर और 7 की दर से यदि खाते तो ये खाते 315 बिस्किट। 315 बिस्किट खाते यदि दोनों समान 7-7 बिस्किट खाते, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया कि 355 खा गए। इसका मतलब तो जो एक्स्ट्रा बिस्किट खाए वो किसने खाए? कुत्तों ने खाए हैं अभी, क्योंकि कुत्ता 2 एक्स्ट्रा खाता है। तो कितने एक्स्ट्रा हैं पहले तो ये देखो आप, एक्स्ट्रा बिस्किट कितने हैं? 355 में से माइनस कर दो 315, 355 में से 315 माइनस कर दो, इसका मतलब 40 बिस्किट क्या है भी? एक्स्ट्रा हैं। और ये एक्स्ट्रा किसके द्वारा खाए गए थे? कुत्तों के द्वारा। आपको पता है कि 2 बिस्किट खाता है एक कुत्ता, 4 बिस्किट खाएंगे 2 कुत्ते, 6 बिस्किट खाएंगे 3 कुत्ते। तो इस प्रकार से 40 बिस्किट जो है वो कितने कुत्ते खा जाएंगे? 40/2 यानी 20 कुत्ते। तो कुत्तों की जो संख्या है वो कितनी आ गई? 20। जब कुत्तों की संख्या 20 आ गई और टोटल संख्या 45 है, तो इसका मतलब तो बिल्लियों की संख्या कितनी होगी? 25। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। शुरुआत में प्रश्न बनाया तब एग्जामिनर ने दिमाग लगाया कि पहले बिल्ली का नाम दिया है फिर कुत्ते का,
लेकिन अंत में जब रिजल्ट पूछा है तो पहले कुत्ते का नाम दिया है फिर बिल्ली का। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद, यहां पहुंचने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा सकते हो। रीजन दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं, केवल संख्याओं को आगे पीछे किया है। पहले नाम कुत्ते का है तो कुत्ते कितने हैं 20, फिर बिल्ली का है, बिल्ली कितनी है 25। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन होगा। अगर आपने क्वेश्चन को धैर्य से नहीं पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, तो आप गलती करेंगे। आप पहले बिल्ली को देखेंगे 25 और 20, पहला ही ऑप्शन लगाएंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट रिजल्ट पर भी गलती कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आप क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट लास्ट तक जरूर पढ़ेंगे आंसर लगाने से पहले। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में काफी आए हुए हैं भी। आपसे बोला है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं, कुल सिरों की संख्या 280 है। टोटल जो सिर हैं वो कितने हैं? 280। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्येक जानवर और प्रत्येक आदमी के केवल एक ही सर होता है। ठीक है, तो जितना सिरों की संख्या दी जाएगी वो टोटल संख्या मानी जाएगी, क्योंकि प्रत्येक के सर कितना होता है भी? एक होता है। अब पैरों की संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे कबूतर के 2 पैर होते हैं, बिल्ली के 4 होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं, मोर के 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया है खरगोश और कबूतर, कबूतर और खरगोश। कुल पैरों की संख्या दे रखी है हमें 820। कुल कबूतरों की संख्या हमें बतानी है। कबूतर के कितने पैर होते हैं भी? 2। तो खरगोश के 2 तो होते ही हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। सही बात है भाई, खरगोश जो है उसके 2 पैर तो होते ही है, 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। टोटल कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए। मान लो कि जितने भी जानवर हैं सभी जानवर 2-2 पैरों के होते, तो 280 जानवर जो है उनके टोटल कितने पैर होते? सभी जो जानवर हैं यहाँ पर कबूतर और खरगोश 2-2 पैरों वाले होते, तो 280 के हिसाब से टोटल कितने पैर होते भी? 28 दूनी 56, 560 पैर होते। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने पैर हैं? 820। ये जो एक्स्ट्रा पैर हैं ये किसके हैं? खरगोश के हैं। कितने एक्स्ट्रा हैं पहले तो ये देखो आप, कितने पैर एक्स्ट्रा हैं भी? 820 माइनस 560, 12 में 6 गए तो 6, और ये इधर कितना रह गया अभी? 7, 7 में से 260। 260 पैर एक्स्ट्रा हैं और वो किसके हैं? खरगोश के। तो 260 पैरों से कितने खरगोश बन जाएंगे भी? 2-2 पैर देने हैं प्रत्येक को, तो इसका मतलब 2 का भाग लगा दे यहाँ पर। 260 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमें खरगोश की संख्या मिलेगी। 260 में 2 का भाग लगाओगे 130। खरगोश कितने हैं? 130 हैं साहब। जब 130 खरगोश हैं तो फिर कबूतर कितने हैं? 230 में से 130 माइनस कर, 280 में से 130 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 150। अब हमसे जो पूछा है हम बता सकते हैं। कुल कबूतरों की संख्या पूछी है 150, पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया था। अगर आपसे पूछता खरगोश कितने हैं, तो खरगोश है हमारे, कितने हैं भी खरगोश? आप देख सकते हैं खरगोश 130 हैं। कबूतर कितने हैं? कबूतर 150 हैं। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन रखनी है आपको ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भी, इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को भी हम हल कर सकते हैं। ये नया मेथड है, बाकी आप पुराने मिश्रण के नियम से भी हल कर सकते हो। आपको दिया है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, शहर की जनसंख्या 6000 है भी। यदि पुरुषों की संख्या 5%, महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। टोटल जो जनसंख्या है वो तो है हमारी 6000। यहां पर पुरुष और महिलाएं, पुरुष हैं भी और महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या में 5% वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 9%, यानी 5% तो है ही, 4% एक्स्ट्रा है। हमें तो एक्स्ट्रा देखना है, बस यही फंडा है ऐसे प्रश्नों को हल करने का। एक्स्ट्रा कितना है वो अलग रखना है। 5% तो है ही वृद्धि और टोटल 9 है, इसका मतलब 4% एक्स्ट्रा है।
क्वेश्चन के हिसाब से जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई भी? क्वेश्चन के हिसाब से वृद्धि हुई 6500 माइनस 6000, 500 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहां यदि हम मान लें कि जो पुरुष हैं और महिलाएं जो हैं इन दोनों में समान वृद्धि होती, 5-5% की वृद्धि होती, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाती? 6000 का 5% ज्ञात कर लो। 6000 का 5% कितना होगा भी? 300। यदि पुरुषों और महिलाओं में 5% की वृद्धि होती तो टोटल वृद्धि होती 300, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल वृद्धि हमारी कितनी हुई है? 500। ये जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है ये क्यों हुई? क्योंकि महिलाओं में एक्स्ट्रा वृद्धि हुई थी, और वो भी कितने परसेंट की? 4% की। तो कितना एक्स्ट्रा है वो देखो पहले। एक्स्ट्रा जो है वो हमारा होगा 500 माइनस 300, यानी कि 200। ये जो 200 एक्स्ट्रा है वो कितने परसेंट के बराबर है? 4% के बराबर है। 4% का मान है 200, तो 100% का मान क्या होगा भी? इधर 25 से गुणा कर रहे हैं तो आप इसको भी 25 से गुणा कर दे। 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 5000। इसका मतलब जो फीमेल हैं, महिलाएं जो हैं, उनकी संख्या तो कितनी है? 5000। जब महिलाओं की संख्या 5000 है तो फिर पुरुषों की संख्या कितनी है अभी? 1000। आपसे पूछा है पुरुष तथा महिलाओं की संख्या। पुरुषों की संख्या तो है 5000, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या तो है 5000 और पुरुषों की संख्या पूछे तो वो कितनी है अभी? 1000। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हम महिलाओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और हम यहां पर पुरुषों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। आपने क्या किया? पहले 5% पुरुषों में वृद्धि की, महिलाओं में 5% तो है, 4% एक्स्ट्रा है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 6000 से 6500 हुई थी, यानी कि वृद्धि हुई थी 500 की। और यदि हम मान लें कि समान वृद्धि हुई 5% की, तो 6000 का 5% होता है 300। केवल 300 की वृद्धि होती। एक्स्ट्रा जो 200 की वृद्धि हुई है यहाँ पर वो क्यों हुई? क्योंकि महिलाओं में 4% की एक्स्ट्रा वृद्धि है, और ये जो 4% की एक्स्ट्रा वृद्धि है ये क्यों है? क्योंकि यहाँ 9% हमें दिया गया था। तो 4% की वैल्यू जब 200 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5000। तो फिर महिलाएं जो है वो 5000 है और पुरुष जो है वो कितने हैं? 1000 है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। 5000 है वर्तमान जनसंख्या, 6% पुरुष और महिलाएं 14%। टोटल जो वर्तमान जनसंख्या है वो तो है भी 5000, और 5000 में पुरुष हैं और महिलाएं क्या है भी? पुरुष हैं और महिलाएं हैं। ठीक है, पुरुष जो है उनमें 6%, तो महिलाओं में 6% तो है ही, 8% एक्स्ट्रा है, क्योंकि टोटल कितना है? 6 और 8 14%। टोटल महिलाओं में वृद्धि कितनी बताइए हमें? 14% बताइए। तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या हो जाती है 5540, तो कितनी वृद्धि हुई? जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई भी? 5540 माइनस 5000। जनसंख्या में वृद्धि हुई है 540 की। किसकी वृद्धि हुई है? 540 की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। हम मान लें कि पुरुषों में भी और महिलाओं में भी केवल 6% की वृद्धि होती, तो 5000 के हिसाब से 6% वृद्धि देखें तो ये वास्तव में कितनी वृद्धि होती भी? 300 की। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वृद्धि कितनी हुई है? 540 की। तो जो ये एक्स्ट्रा वृद्धि है ये किस वजह से है? एक्स्ट्रा वृद्धि है इस 8% की वजह से, क्योंकि महिलाएं जो है उनमें 8% की एक्स्ट्रा वृद्धि हुई। एक्स्ट्रा वृद्धि कितनी है? 540 में से 300 माइनस करोगे यानी 240 की वृद्धि है एक्स्ट्रा, और ये 240 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? 8%। जब 8% की वैल्यू 240 है तो फिर 100% की वैल्यू क्या होगी भी? 8 तिया 24 और 1 0, तो 100 तिया 300 और 1 0 3000। इसका मतलब तो ये हुआ कि महिलाएं जो हैं वो कितनी है? 3000। जब महिलाएं 3000 हैं तो फिर पुरुष कितने हैं? 2000, क्योंकि टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी? 5000। तो पुरुषों की संख्या पूछी है, पुरुषों की संख्या हमारी कितनी है अभी? 2000 है। महिलाओं की संख्या पूछी जाती तो महिलाओं की संख्या हमारी कितनी होती?
3000 होती। इस तरीके की कैलकुलेशन रखनी है ऐसे प्रश्नों में। आप यहाँ मिश्रण से भी कर सकते हैं, मिश्रण का तरीका भी आपको आता है। ठीक है भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 153, चुनाव पर आधारित प्रश्नों से संबंधित हमारा ये क्वेश्चन है। चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए। मान लो कि 100 लोग हैं वोट डालने वाले, 20% अवैध हो गए, 80 लोग रह गए भी। जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है। ये जो वैध मत है ये कैसे मत है भी? वैध। इन वैध मतों का विनर जो है कितने परसेंट लेता है? 70% लेता है। तो इसका मतलब लूजर जो है, हारने वाला, कितना लेगा? 30%। यदि 80 का 70% देखें तो 7 8 56 होता है, इसको 56 मिले, और 8 या 24, इसको मिले 24, और टोटल करें तो 80 बन गया वापस से हमारा। ठीक है, वैध बोला है, वैध मतों का 70%, तो वैध से ही बंटवारा करना है। वैध कितना है हमारा? 80। अगर टोटल से बोलता तो 100 से लिखते, 100 का 70 तो फिर यहाँ 70 ही होता, फिर ये हमारा 70 माइनस करते तो 10 आता। लेकिन वैध से बोला है तो वैध से ही हमें, वैध को ही 100% मानना है और फिर बंटवारा कर देना है। ठीक है, अब ये कितने से जीत गए? अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आदमी है ये 32 मतों से जीत गया, या 32% से जीत गया। इधर 6 में से 4 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3। 32 मतों से जीता, और 32 यूनिट का मान जो है क्वेश्चन में हमें कितना दिया है? 96 दिया गया है, 96। 32 का 3 गुना होता है भी 96, और 2 जीरो चिपका रहा है। तो हमसे देखो क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत तो 100 यूनिट थे भी, तो 100 यूनिट का मान तो क्या होगा? 100 या 300, और 2 जीरो हम और चिपका देंगे। और हमसे पूछा है वैध मतों की संख्या। वैध मत तो कितने परसेंट है? 80% या 80 इकाई, 80 यूनिट का मान। 80 का 3 गुना 8 या 24, और फिर 2 जीरो हम चिपका देंगे। तो टोटल मत तो है 30,000, और वैध जो मत है वो है हमारे 24,000। 30,000 और 24,000 हमें यहां पर किस ऑप्शन में दिया गया था? चौथे ऑप्शन में। गलती से आप दूसरा ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं लगा देना, क्योंकि आपको पहले कुल मतों की संख्या पूछी है। कुल मत है 30,000, तो पहले 30,000 आएगा, फिर वैध मत आएंगे 24,000। आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप देखेंगे 24 और 30 दूसरे ऑप्शन में है, वो मैच करेगा। ध्यान रखना है, जिसका नाम पहले आए उसको पहले रखना है, जिसका नाम बाद में आए उसको बाद में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। निश्चित रूप से ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।